हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके रामा स्टडी में। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ जीके के टॉप जीके क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा वीडियो कितना इम्पोर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन जो है दोस्तों एग्ज़ाम में पूछा हुआ है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिंदी टॉप जीके क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक वीडियो को प्यारा सा लाइक ज़रूर करिएगा लास्ट तक देखने के बाद, और एक प्यारा सा कमेंट भी करिएगा ताकि वीडियो कैसा लगा। और जिस भी टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए आप कमेंट कर दीजिएगा, उस टॉपिक पे मैं वीडियो डाल दूँगा, ठीक है। पर डे मेरा एक वीडियो आता रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया है कि किस वर्ड का उच्चारण स्थान कंठताल है, ठीक है। कौन ऐसा वर्ड है जिसका उच्चारण हम कंठताल उसे करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। इन सभी प्रकार को एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो पूछा जाता है। तो चलिए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। ए वर्ड जो है कंठताल से इसका उच्चारण किया जाता है। चलिए इसका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका नोट में, कंठ और तालु दोनों के संयोजन से बनने वाले उच्चारण स्थान को कंठ तालु कहते हैं। जब जीभ का मध्य भाग तालु के मध्य भाग से और कंठ से मिलकर उच्चारण करता है तीनों से, तो ए और ए जैसे वर्ड उत्पन्न होते हैं। इसलिए सही उत्तर है ए, और ए वर्ड का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। तो दोस्तों काफ़ी एक्सप्लेन में आपको बताए हैं ताकि आपको भूले नहीं। दोस्तों ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, तो तैयार कर लीजिएगा। टॉप हिंदी जीके क्वेश्चन से रिलेटेड है सारे क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का। ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है, ठीक है। ए के उच्चारण स्थान का नाम, दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। इन सभी प्रकार के एग्ज़ामों में पूछा जाता है। तो चलिए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, कंठ तालव्य, ठीक है। कंठ तालव्य से ए के उच्चारण स्थान का नाम है। तैयार कर लीजिएगा। चलिए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्या है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ए के उच्चारण स्थान का नाम है कंठ तालु। ए का उच्चारण कंठ और तालु दोनों के संयोग से होता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान कंठ तालु माना जाता है। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर का पूछा गया है कि कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। इनमें से कौन ऐसी ध्वनि है जो महाप्राण नहीं है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, जो इन सभी प्रकार के एग्ज़ामों में पूछा जाता है। तो चलिए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। राइट आंसर जो है दोस्तों ज, ठीक है। डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। तैयार कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन मतलब कि इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। नोट, क ध्वनि महाप्राण नहीं है। क्यों नहीं है। हिंदी में महाप्राण ध्वनियाँ वे होती हैं जिनके उच्चारण में अधिक हवा निकलती है, जैसे कि ख, छ, ठ, थ, फ और घ आदि। क के अल्प प्राण ध्वनि है जिसका उच्चारण कम हवा के साथ होता है। मतलब कि सीधा कोई भी वर्ड का उच्चारण अगर हम करते हैं तो मुंह से अगर वायु निकलता है, हवा निकलता है, तो वह जो है महाप्राण ध्वनि है। अगर नहीं हवा निकलता है तो महाप्राण ध्वनि नहीं है, ठीक है। तैयार कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर पूछा गया कि संख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या है। तो उसे ये क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन सभी प्रकार के एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर। सखी आगमन जो है संख्या गमन का संधि विच्छेद है। चलिए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्या है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है नोट, संख्या प्लस गमन मतलब कि संख्यागमन, यह संधि विच्छेद जो है आक्रांत संधि का उदाहरण है, जहाँ आ और आ मिलकर आ बन जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। दोस्तों ये क्वेश्चन इन एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन जो है इस एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट आंसर, दशानन। ठीक है, दशानन जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, त्रिभुज। त्रिभुज शब्द जो है बहुब्रीहि समास है, उदाहरण है। बहुब्रीहि दशानन भी, मतलब कि दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनते हैं जो किसी विशेष अर्थ को दर्शाता है। जैसे कि त्रिभुज शब्द, मतलब त्रि मतलब तीन और भुज मने भुजाएं, मिलकर एक शब्द बनते हैं जिसका अर्थ है तीन भुजाओं वाला। ठीक है, तो ये जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। और दशानन, 10 मतलब 10 भुज, 10 मतलब 10 अंक, आनंद मतलब भुजाएं, 10 मुंडियों वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर। पूछा गया है कि उपसर्ग का प्रयोग होता है। दोस्तों उपसर्ग का प्रयोग कब होता है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, एग्ज़ाम के लिए पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट आंसर। शब्द के आदि में यूज होता है उपसर्ग का प्रयोग। दोस्तों इन एग्जामों के लिए इम्पॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, शब्द के पहले उपसर्ग ये शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं या विशेष बनाते हैं। जैसे कि अभी उपसर्ग प्रयोग यान शब्द के पहले से अभियान शब्द बनता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आशा है कि। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। मिठास शब्द किस प्रत्यय का प्रयोग है। दोस्तों मिठास जो शब्द है किस शब्द का प्रत्यय प्रयोग है, ये क्वेश्चन इन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन इज राइट आंसर। मिठास शब्द का जो किस प्रकार का प्रत्यय प्रयोग है, तो आस, मतलब कि मिठास, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका आस प्रत्यय। मिठास शब्द में आस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। यह प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को विशेष बनाता है। जैसे कि मीठ, मीठा शब्द में आस है, प्रत्यय जुड़ने से मिठास शब्द बनता है जिसका अर्थ है मिठास और मधुरता। ठीक है, मिठास या मधुरता। ठीक है, समझ आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। अहेर शब्द का तत्सम रूप क्या होता है। दोस्तों इन सभी प्रकार के एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके आने वाले एग्जाम में भी हिंदी जीके से पूछा जा सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। राइट आंसर हो जाए दोस्तों अहेर शब्द का तत्सम रूप है जो आखेट होता है। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों नोट में आहार। अहेर शब्द का तत्सम रूप आहार होता है। ठीक है, इसका जो है तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत में सीधे हिंदी में आए हैं, जिनका रूप बदलता है। आहार शब्द संस्कृत में आया है और इसका अर्थ है भोजन या आहार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चूरन किस प्रकार का शब्द है। चूरन, तो दोस्तों जो चूरन जो शब्द है सी ऑप्शन इज राइट आंसर, देशज शब्द है। ठीक है, देशज का मतलब क्या होता है आपको पता है। चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट में देखते हैं देशज का मतलब क्या होता है। इन सभी प्रकार के एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहले देशज शब्द, देशज शब्द क्या होता है। चूरन शब्द देशज शब्द का उदाहरण है। क्यों है, देशज शब्द वे होते हैं जो किसी क्षेत्र या देश की स्थानीय भाषा या बोली से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और जिनका प्रयोग उस क्षेत्र में आम तौर पर किया जाता है। चूरन शब्द हिंदी की एक स्थानीय शब्द है जिसका अर्थ है एक प्रकार का पाउडर या चूड़। ठीक है, समझ आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। कपाट का तद्भव शब्द क्या होता है। तो दोस्तों कपाट जो है उसका तद्भव शब्द जो होता है किवाड़, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। तैयार कर लीजिएगा, किवाड़ इसका
तद्भव शब्द होता है, जो इन सभी प्रकार के एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब कि इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि किवाड़, कपाट का तद्भव शब्द किवाड़ होता है। तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत या अन्य प्राचीन भाषाओं से उत्पन्न हुए हैं और जिनका रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किया जाता है। कपाट शब्द संस्कृत से आया है और इसका तद्भव रूप जो होता है किवाड़, जिसका अर्थ है दरवाज़ा या कपाट। ठीक है, बिल्कुल आपको डिटेल में समझाए हैं दोस्तों, हर एक क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जिसका क्वेश्चन का आंसर आपको पहले पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर ये है। ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए 11 नंबर का देखते हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इन सभी प्रकार के एग्ज़ामों में बहुत बार पूछा गया है और आपके आने वाले एग्ज़ाम में टॉप हिंदी क्वेश्चन से पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट आंसर, देशज कहते हैं। ठीक है, उन्हें देशज कहा जाता है। जिन शब्दों का उत्पत्ति का पता नहीं चलता है कि कहाँ से आए हैं तो उन्हें देशज कहा जाता है। चलिए इसका देशज का मतलब समझ लेते हैं। नोट, देशज शब्द जो है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। जैसे देशज शब्द वे होते हैं जो किसी क्षेत्र या देश की स्थानीय भाषा बोली से उत्पन्न होते हैं और जिनका मूल या उत्पत्ति का पता नहीं चलता है। वे शब्द आमतौर पर स्थानीय प्रयोग और परंपराओं से जुड़े होते हैं। ठीक है, जिन्हें देशज शब्द कहते हैं। समझ आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, लालटेन शब्द। ठीक है, लालटेन शब्द जो है निम्न वर्ग में से किस वर्ग में आता है। ठीक है, निम्न वर्गों में से किस में आता है, ये क्वेश्चन इस एग्जामों में पूछा गया है टॉप हिंदी क्वेश्चन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन इज राइट आंसर, विदेशज से आता है। ठीक है, विदेशज वर्ग में आता है लालटेन शब्द। तो विदेशज वर्ग का मतलब समझ लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में। नोट, विदेश, ठीक है, विदेशी शब्द, लालटेन शब्द विदेशी शब्द वर्ग में आता है। लालटेन शब्द अंग्रेजी शब्द है, लालटेन से आया है, जो एक प्रकार का प्रकाश स्रोत है। इस शब्द को हिंदी में अपनाया गया है और इसका प्रयोग आमतौर पर किया जाता है। ठीक है, समझ आ गया होगा। हर एक क्वेश्चन को डिटेल में बता रहा हूँ दोस्तों ताकि आपको अच्छे से समझ आए। दोस्तों चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरा सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूँ, पर डे एक वीडियो आता रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, वह बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, इनमें वह में कौन सा सर्वनाम है, वह शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो इन सभी प्रकार के एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन दोस्तों, मैं बार बार बता रहा हूँ, इन सभी प्रकार के एग्जामों में रिपीटेड क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम, वह बहुत अच्छा लड़का है। इनमें जो है वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम ये सर्वनाम होते हैं जो किसी विशिष्ट व्यक्ति या वस्तु या स्थान को दर्शाते हैं। वह शब्द एक निश्चित वाचक सर्वनाम है जो एक विशिष्ट लड़के को दर्शा रहा है। ठीक है, समझ गए होंगे, उसके नाम को दर्शा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, 15वां क्वेश्चन, जैसा काम वैसा दाम में इनमें जैसा किस व्याकरणात्मक का कोटि है। तो दोस्तों जो है विशेषणात्मक। ठीक है, ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। इन सभी प्रकार के एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल ट्रेंडिंग है। तो चलिए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, संबंधवाचक विशेषण है। जैसा काम वैसा दाम में जैसे संबंधवाचक है, विशेषण है एक। संबंधवाचक विशेषण वे विशेषण होते हैं जो दो या दो से अधिक वस्तुओं या विचारों के बीच में संबंध को दर्शाते हैं। ठीक है, जैसा एक शब्द जैसा
शब्द एक संबंधवाचक विशेषण है जो काम और दाम के बीच संबंध को दर्शा रहा है। ठीक है, बहुत ही डिटेल में आपको समझाया दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस प्रकार की क्रिया को समुचित उदाहरण है। ठीक है, तो राइट आंसर जाएगा ए ऑप्शन इज राइट आंसर, अकर्मक। ठीक है, अकर्मक का जो इन सभी प्रकार के एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल ट्रेंडिंग है। ठीक है फ्रेंड, तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, अकर्मक क्रिया मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य जो है अकर्मक क्रिया का समुचित उदाहरण है। अकर्मक क्रिया वे क्रिया होती हैं जिनमें कोई वस्तु या व्यक्ति का उल्लेख नहीं होता है और क्रिया का प्रभाव केवल कर्ता पर ही पड़ता है। हंसी क्रिया एक अकर्मक क्रिया है क्योंकि इसमें कोई वस्तु या व्यक्ति का उल्लेख नहीं है और इसका प्रभाव केवल मीरा पर ही पड़ता है। ठीक है, आपको बहुत ही अच्छे से समझाया हूँ, समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है कुछ इतना ही था, आज का वीडियो एंड होगा। दोस्तों आज का क्वेश्चन कैसा लगा आपको, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छा लगा होगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। और वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड को, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मेरा आपका एक लाइक जो है और एक सब्सक्राइब और एक कमेंट हमें बहुत ही मोटिवेट करता है अगले वीडियो को लाने के लिए। अब पर डे दोस्तों मैं एक वीडियो लाता रहता हूँ, तो दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और पर डे का मेरा एक वीडियो देखना है। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगले वीडियो के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।